Namaskar dear students. Today we will learn second part of lesson federalism. Federalism is a vertical division of power in between central government and state government, and if there are any local government then it may be shared with local government also. लेसन शुरू करने के पहले रिकैप्चुलेशन जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है. व्हाट इज फेडरलिज्म? Federalism is a type of government in which the power are shared between two level of governments, minimum 2 level. Government may be in the form of unitary government. In unitary government, there is only one government, that is central government, and if there are any state government या local government, तो central government के अंडर में ही वो state government और local government काम करती है. ऐसी गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाती है जिसमें सारी पावर्स यूनिटरी गवर्नमेंट में होती है. और फेडरल गवर्नमेंट में जिसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अगर कोई और गवर्नमेंट है तो उसमें भी. फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में हमने पढ़ा है कि मिनिमम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होनी चाहिए. वर्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक ही प्रकार के सिटीजन के ऊपर दोनों गवर्न करते हैं, और रेवेन्यू फिक्स होता है इनके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग, इस तरीके से. और पूरी दुनिया में जो भी फेडरलिज्म टाइप की गवर्नमेंट हैं उनको जनरली हम 2 भागों में बांट सकते हैं. एक होती है कमिंग टुगेदर, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स एक साथ आकर के मिल कर के गवर्नमेंट बनाते हैं. यूएसए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. और होल्डिंग टुगेदर, इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसने अपनी सुविधा के हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स को क्रिएट किया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उनको पावर मिली हुई है. कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है यूएसए और होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है इंडिया. व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री? अब भारत एक फेडरल कंट्री है. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री के रूप में बनाती हैं? व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन इंडिया? भारत में पावर शेयरिंग की क्या व्यवस्था है, इसको जानेंगे. और इसी के साथ साथ हम ये जानेंगे सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री. हम ये जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग 700 से ज़्यादा रियासतें प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने एफर्ट्स के द्वारा उन सबको भारत में मिला लिया. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट. जब संविधान का निर्माण बनकर के पूरा हुआ तो भारत को राज्यों का एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया. कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट. जब भारत का संविधान बनकर पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय भारतीय संविधान के अनुसार केवल 2 ही सरकारें थी. सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहा गया, और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों एक ही हैं और स्टेट गवर्नमेंट अलग राज्यों की सरकारें हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. लेटर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. म्यूनिसिपैलिटी के रूप में जो टाउन्स में रहती है और गाँव में जो पंचायत है, ये थर्ड टायर के रूप में भारतीय शासन व्यवस्था में शामिल किए गए. यानी आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज व्यवस्था, 3 तरह की सरकार भारत में काम कर रही है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. भारत में शक्तियों का बंटवारा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इसको देखेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो वो 3 फोल्डर कौन कौन से हैं इनको भी जानेंगे. इट कंटेन्स 3 लिस्ट. उनको 3 लिस्ट के रूप में जानते हैं. फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट. व्हाट इज यूनियन लिस्ट? द यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट. यूनियन लिस्ट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आएंगे उस पर केवल यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है. यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज डिफेंस करेंसी. यूनियन लिस्ट के अंतर्गत वे सब्जेक्ट आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं,
जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गई, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। These types of subject are listed in this list because we need a uniform policy on these matters. डिफेंस की बात करें तो, करेंसी की बात करें तो, फॉरेन अफेयर्स की बात करें तो, इन पर यूनियन गवर्नमेंट को इसलिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। जैसे करेंसी की अगर बात करें तो भारत में करेंसी जो चलेगी वो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी ऐसा चलेगी। राज्य सरकार को अगर करेंसी पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाए तो क्या होगा, हर राज्यों की अलग करेंसी होगी। इसीलिए करेंसी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर जैसे सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में डाला गया है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बनाए और जो पूरे भारत देश में एक जैसा हो, यूनिफॉर्मिटी रहे। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट आते हैं? द स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट। इसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आएंगे उस पर राज्य सरकारें, जितने भी राज्य की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य के लिए कानून बना सकती हैं। स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। इनके अंतर्गत उन विषयों को, उन सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है जो लोकल इम्पोर्टेंस के हैं या राज्य से जुड़े हुए हैं, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। पुलिस की व्यवस्था है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं और इसमें कौन कानून बना सकता है? केवल स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए। थर्ड वन इज कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट के अंतर्गत कौन सब्जेक्ट आते हैं? इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज एट्सेट्रा। इसके अंतर्गत वे सब्जेक्ट आते हैं जो केंद्र सरकार के लिए भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज। अब इस पर देखते हैं कौन कानून बनाएगा। बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ बट इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बना सकती हैं, ऐसे विषयों पर कानून बना सकती हैं जो कंकरेंट लिस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट के लॉ में और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा वो मान्य होगा। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डोंट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। अभी जैसे हमने जाना यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो संविधान बनाने वाले लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके थ्री लिस्ट बनाई। यूनियन लिस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट फॉर स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट फॉर बोथ। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो नया आ जाए, जो उन तीनों लिस्ट में किसी में नहीं है, उस पर कौन सा कानून बनाएगा, इसको देखते हैं। सब्जेक्ट दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बन जाने के बाद आए, उस पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। जैसे इट इज़ नोन एज रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, इसे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के रूप में रखा गया। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैच फिक्सिंग। अब ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तब कंप्यूटर का उतना यूज़ ही नहीं था जब संविधान का निर्माण हो रहा था, या संविधान का निर्माण जब बन के पूरा हुआ तो कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में उस समय के लोगों ने सोचा ही नहीं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नया सब्जेक्ट है। मैच फिक्सिंग, लोगों को लगता ही नहीं था कि मैच खेलते समय हम फिक्स कर लेंगे जो है कि हमको जीतना है कि हमको हारना है, जबकि हम जानते हैं कि सब जीतने के लिए ही खेलते हैं। तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नए सब्जेक्ट हैं, जो संविधान निर्माण के बाद अस्तित्व में आए हैं, इसीलिए इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है और इन्हें रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। अब कुछ और विशेष बातें, जैसा हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर हैज़ स्पेशल प्रोविज़न अभी, लेकिन इसको सरकार ने ब्रेक किया है। और यूनियन टेरिटरी हैज़ लिटिल पावर। जितनी यूनियन टेरिटरी हैं, अभी आज के समय में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो 28 जो स्टेट हैं वो अपने स्टेट के लिए कानून बनाती हैं गवर्नमेंट, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके पास लिटिल पावर, कम पावर है और उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर टू रन दीज यूटी। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी।
इट इज़ नॉट इजी टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ पावर शेयरिंग। एक चीज़ और है कि ये जो पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है ये संविधान निर्माताओं ने संविधान के द्वारा ही फिक्स किया हुआ है और इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। भारत की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि संविधान का किस तरीके से यूज़ हो रहा है और कानून का दायरा सरकारें अपने दायरे में रह करके काम कर रही हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग लेसन इन नेक्स्ट पार्ट।